Good morning everyone. So today I will discuss questions of your mock test. So the first question I have given is, what will be the reason of fruit wall softening when the cell wall is hard in nature? यहाँ पर बोला है कि फ्रूट वॉल जो है वो सॉफ्ट कैसे होती है, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो तो हार्ड रिजिड नेचर की होती है। प्लांट की सेल वॉल आपकी किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से बनी हुई है, ठीक है, और ये हार्ड और रिजिड होता है। तो उसके बाद भी आपकी फ्रूट वॉल आपकी सॉफ्ट कैसे हो रही है? तो बच्चे यहाँ पर जब आपको सेल वॉल पढ़ाया गया होगा तो यहाँ पर सेल वॉल मैंने आपको बताया दो एडजेसेंट प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग टिश्यू, और ये आपका बना हुआ होता है। इस कनेक्टिंग टिश्यू को हम बोलते हैं मिडल लैमिला, और ये मिडल लैमिला आपका बना हुआ होता है कैल्शियम पैक्टेट का, ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए था? देखो ऑप्शन था कि प्लांट की एजिंग हो गई है इसलिए फ्रूट वॉल सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है प्लांट की एजिंग हो गई है, प्लांट तो हर सीजन में आपको फ्रूट दे रहा है। अगर प्लांट की एज हो गई है तो फिर नेक्स्ट सीजन में आपको पके हुए ही फ्रूट मिलने चाहिए थे, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि एक सीजन में उसकी एज हो गई और दूसरे सीजन में वो दोबारा यंग हो गया, ऐसा तो नहीं। तो कॉमन सेंस है, तो एजिंग तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपका हर साल फ्रूट बन रहा है और एक बार एज्ड हो गया तो एजिंग आपका कभी भी रिवर्स तो नहीं हो सकती है। तो इस ऑप्शन को मैं कट करती हूँ, ठीक है। फिर है सिंथेसाइज, शुगर सिंथेसिस की वजह से, क्योंकि शुगर बन रही है इसलिए फ्रूट जो है पक जाते हैं। तो शुगर तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में भी आपने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में भी क्या होती है? ग्लूकोज। तो शुगर तो शुरू से ही बन रही थी, तो पके हुए फ्रूट होने चाहिए थे। तो यहाँ पर मोर एक्यूरेट आंसर क्या है कि आपका यहाँ पर सेल वॉल की अगर डिग्रेडेशन हो जाए, फ्रूट वॉल सॉफ्ट तभी तो होगी ना जब सेल वॉल डिग्रेड हो जाए। तो आपको इतना ध्यान में रखना था, सेल वॉल अगर डिग्रेड हो जाए तो फ्रूट की वॉल सॉफ्ट हो जाएगी, अगर सेल वॉल टूट जाए तो फ्रूट की वॉल सॉफ्ट हो गई। तो यहाँ पर आपका डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल, यहाँ पर और एक्यूरेट देना है तो डिग्रेडेशन ऑफ कैल्शियम पैक्टेट ऑफ सेल वॉल। कैल्शियम पैक्टेट एडजेसेंट सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल्स जो होंगे एडजेसेंट सेल्स, उनकी सेल वॉल को कनेक्ट करने का काम आपका कौन करता है? कैल्शियम पैक्टेट। तो यहाँ राइट आंसर था आपका डिग्रेडेशन ऑफ कैल्शियम पैक्टेट ऑफ सेल वॉल। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपसे लाइव में डिस्कस किए हैं। देन द नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनली इज टर्म्ड एज ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली? कौन सी ऑर्गेनली को आप ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली कहेंगे? तो आप सेल में बात कीजिए, देखो लाइजोसोम यहीं प्रेजेंट है, तो ये तो किसी ऑर्गेनली के अंदर नहीं है। क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं देखूं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है, राइबोसोम बाहर भी प्रेजेंट है, राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर भी है। तो यहाँ पर मैं राइबोसोम को ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली कह सकती हूँ। क्यों? देखिए एक ऑर्गेनली है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के विद इन अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम, तो ये भी ऑर्गेनली, तो हो गया ना ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। इसी तरह आपका ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट है राइबोसोम, यानी एक ऑर्गेनली के अंदर दूसरी ऑर्गेनली। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली कौन है? राइबोसोम है, क्योंकि ये राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के ही क्या होती है? अंदर प्रेजेंट होती है। तो राइट ऑप्शन आपका था राइबोसोम। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं यहाँ पर ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली की जगह सेल विद इन सेल कर दूं, सेल विद इन सेल, तो यहाँ क्या आंसर होगा? देखो मैंने कहा किसी भी सेल को सेल कहने के लिए तीन बेसिक कंपोनेंट होने चाहिए, एक उसकी सेल मेम्ब्रेन, दूसरा उसमें साइटोप्लाज्म, और तीसरा उसका न्यूक्लियस। अगर ये तीन चीज है तो वो सेल है, ठीक है। तो आपको सेल, एक सेल के अंदर दूसरा सेल विद इन सेल, एक सेल के अंदर दूसरा सेल ढूंढना है। तो ये मेरा एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढने जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो और न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA RNA हो। तो दो ऑर्गेनली आपको पढ़ाए हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड
क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों का अपना डीएनए होता है, इन दोनों की अपनी मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों का अपना स्ट्रोमा भी होता है, मैट्रिक्स भी होता है। तो तीनों चीज़ है, यानी मैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आपका इंडिविजुअल सेल कंसिडर कर सकती हूँ। और इवोल्यूशन के टाइम पर बच्चा ये माना गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट था वो एक्चुअल में एक ब्लू ग्रीन एल्गा था, यानी कि ये आपका एक इंडिविजुअल ही सेल हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन में हम यही तो कहते हैं यूनिसेल्युलर से ही मल्टी सेल्युलर बने। तो यहाँ इवोल्यूशन के टाइम पर ही जो आपका यूकैरियोटिक सेल था उसने क्या किया, क्लोरोप्लास्ट को एंगल्फ कर लिया, और एंगल्फ कर लिया तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट ट्रैप हो गया। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे सेल विद इन सेल, एक सेल के अंदर ही दूसरा सेल मिल रहा है, तो आप क्या उठाओगे वहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों ही आपके स्ट्रक्चर है जो सेल विद इन सेल है, क्योंकि दोनों का ही अपना क्या है, डीएनए, दोनों की ही अपनी मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स है, यानी इंडिविजुअल सेल की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम आपके डिफरेंट ऑर्गेनली के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये खुद भी एक ऑर्गेनली है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेट ऑफ परमानेंट सेल विच शो डिवीजन इन प्लांट। बच्चा आपको एक लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी एपिडर्मल सेल की, और वहाँ पर मैंने स्पेशली इन टर्म्स के लिए ही की थी, क्योंकि ये आपके में भी एनसीईआरटी में गिवन है और एक बच्ची ने मुझसे डाउट लिया था। सो यहाँ पर आपको बताना था वो परमानेंट सेल तो डिवाइड नहीं हो सकते नॉर्मली, लेकिन कुछ परमानेंट सेल है जो डिवाइड हो सकते हैं, और वो आपके कौन से हैं, वही आपके परमानेंट सेल है कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम। ये जो कैम्बियम है बच्चा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका जो वस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम एंड फिलोएम, उसके बीच में आपका ये प्रेजेंट होते हैं कैम्बियम। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू में यही तो हमने ड्रॉ किया था, ये ट्रांसफर सेक्शन, ये बीच में वस्कुलर बंडल है, जहाँ एक आपका जाइलम होगा, अंदर आपका फिलोएम होगा। ठीक है, या अंदर आपका जाइलम हो सकता है, और ये जाइलम हो सकता है, ये फिलोएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका कैम्बियम। ठीक है, और कोर्क कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगा, कोर्क तो आपने सुना है आउटर मोस्ट टिश्यू, तो कोर्क बाहर की तरफ होता है, तो कोर्क कैम्बियम एक्चुअली ये कॉर्टेक्स रीजन यहाँ बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये आपको सब में नहीं दिखता है, ये आपके प्लांट में कभी भी लेटर स्टेजेस में, यानी कि जब प्लांट ओल्ड हो जाता है तब ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, वहाँ पर नॉर्मल जो कॉर्टेक्स के सेल होंगे, यही सेल आपके कैम्बियम की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम की पोजीशन, कैम्बियम आपका कहाँ प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल के विद इन, और कोर्क कैम्बियम आपका कॉर्टेक्स रीजन में। और जब ये दोनों, क्योंकि ये आपके परमानेंट सेल थे लेकिन ये डिवाइड हो सकते हैं, तो जब ये डिवाइड होंगे, मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है, तो यहाँ पर अब जब ये डिवाइड होंगे यहाँ के सेल, तो ये बाहर और अंदर दोनों तरफ नए सेल ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इस प्लांट की क्या होगी, गर्थ इंक्रीज होगी। यानी कि जहाँ पर हम बात करते हैं ना लेटरल मेरिस्टेम, देखो एक और टर्म बताती हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए लेटरल मेरिस्टेम में किसे इंक्लूड किया जाएगा, तो बच्चे ये आपके दोनों लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम आपने पढ़ा है कि गर्थ इंक्रीज करता है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम है क्या, कौन से टिश्यू, ये लेटरल मेरिस्टेम में आपके कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, ये दोनों टिश्यू आते हैं जो कि प्लांट की लेटरल ग्रोथ यानी कि गर्थ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट था। Then the next one, which statement is correct regarding mitochondrial membrane? ये तो बहुत ईजी है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी इनर लेयर, आपको यही तो याद रखना है। देखो इसकी मेम्ब्रेन के बारे में कि पहली चीज़ ये बाई लेयर होती है, 2 लेयर है। दूसरी चीज़ कि आपकी जो इनर होती है, इनर वन, वो होती है आपकी फोल्ड, हाईली फोल्ड होती है। और अगर ये फोल्डिंग है तो मैं कह सकती हूँ इनर मेम्ब्रेन जो है लेंथ में क्या है, लेंथ भी इसकी क्या होगी, ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर बस यही पॉइंट आपको निकालने। अब देखो दोनों इनर और आउटर इक्वल लेंथ की है, गलत, क्योंकि इनर में तो फोल्डिंग होती तो इनर बड़ी हुई। आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा इलोंगेटेड होती है इनर वन से, गलत।
आउटर मेम्ब्रेन नहीं, इनर आपकी जो है वहाँ पर फोल्डिंग है, और फोल्डिंग है तो वो ज़्यादा बड़ी हुई। देन इनर मेम्ब्रेन हाईली कॉइल्ड है, सही है, और लॉन्गर भी है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर गोल्जी बॉडीज? गोल्जी बॉडीज को किसने डिस्कवर किया है? तो बच्चा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगा? ये तो सबको पता है, एनसीईआरटी का है, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी जो है उन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया है किसको? गोल्जी बॉडीज को। रुडोल्फ ने क्या किया है? रुडोल्फ ने सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट जोड़ी थी। कौन सी स्टेटमेंट? कि न्यू सेल्स जो हैं वो आपके कैसे बनेंगे? प्री एग्जिस्टिंग से ही डिवाइड होकर। और इसी के लिए इन्होंने एक फ्रेज भी यूज किया था। क्या फ्रेज? लैटिन लैंग्वेज का था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि जो नए सेल होंगे वो पुराने ही सेल से टूट कर बने हैं। तो ये लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने फ्रेज यूज किया था। तो रुडोल्फ आपके साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी है, यानी सेल थ्योरी देने वाले तो शेल्डन एंड श्वान थे ना, जिन्होंने कहा सभी लाइफ फॉर्म जो है वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बनी होगी, और सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ये तो आपका श्वान और शेल्डन ने कहा था। फिर रुडोल्फ ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड की थी, और उसके बाद वो बन गई थी मॉडर्न सेल थ्योरी। तो उन्होंने यहाँ स्टेटमेंट ऐड की थी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली की, कि आपका जो न्यू सेल है वो पुराने ही सेल से डिवाइड होकर बने। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया है। ठीक है, डेड सेल। और डेड सेल कौन सा? कोर्क का। कौन से प्लांट का? क्वेरकस प्लांट का। ठीक है। देन ल्यूवेनहुक ने क्या किया है? ल्यूवेनहुक ने बड़े काम किए। आपके लेवल पर ये आप पढ़ेंगे, आपकी नोट एनसीईआरटी में ल्यूवेनहुक का क्या चीज़ दी हुई है। ठीक है। सो यहाँ पर गोल्जी बॉडीज आपने किसने डिस्कवर की है? तो गोल्जी बॉडी डिस्कवर करने वाले आपका सी गोल्जी, यानी कैमिलियो गोल्जी। नाउ सिक्स्थ वन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देनी है। तो पहली स्टेटमेंट है फंगस जो है उसका सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। गलत, क्योंकि यहाँ सेल्यूलोज की जगह क्या आना चाहिए था? ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, काइटिन आना चाहिए था। फंगस के सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है। देन सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन विद सेल्यूलोज। तो बच्चा पहली चीज तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन आपके कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया में होते हैं, बैक्टीरिया में। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की सेल वॉल में होगा। सेल मेम्ब्रेन तो आपको पढ़ाया गया है किससे? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है। देन ट्यूबुरिन मेक्स एपिडर्मिस इम्परमियस फॉर वाटर। अब आपको बाकी स्टेटमेंट पता हो या ना पता हो, लेकिन ये तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, तो इसमें तो आप बिल्कुल श्योर होने चाहिए कि भाई यही स्टेटमेंट हम करेक्ट लगाएंगे कि ट्यूबुरिन जो है वो एपिडर्मिस को इम्परवियस बना देती है वाटर और गैसियस एक्सचेंज के लिए। और अगर यहाँ क्यूटिन होता तो क्यूटिन आपका वाटर का एक्सचेंज मिनिमाइज कर देती है। बिल्कुल इम्परवियस होता है बिल्कुल रोक देना, और मिनिमाइज होता है कम होएगा। ठीक है। तो क्यूटिन तो वाटर का मूवमेंट कम करती है, और ट्यूबुरिन बिल्कुल रोक देती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगली भी पढ़ लेते हैं। ऑल लाइफ फॉर्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चा लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए के अलावा आरएनए भी तो हो सकता है। तो सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज काउंट ऑफ विच ऑर्गेनली अफेक्ट रेस्पायरेशन रेट। ये लास्ट लाइव क्लास में रेस्पायरेशन पर हमने कई चीज़ें डिस्कस की थी। तो वहाँ पर आपका है कि अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन टर्म लिंक होता है क्या? जहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन हो और एनर्जी मिले। एनर्जी से रिलेट करना है आपको। रेस्पायरेशन मतलब एनर्जी, और एनर्जी के लिए आपका कौन सा ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर यहाँ पर रेस्पायरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा ऑर्गेनली अफेक्ट हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हुआ है। ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली डिपिक्ट करता है। ये टर्म दी थी रुडोल्फ ने, और रुडोल्फ ने आपका ऐड किया था क्या? यहाँ पर मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी।
उसकी स्टेटमेंट थी ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब अभी हमने बात की नए सेल जो बनेंगे वो पेरेंट सेल के अंदर डिवीजन से ही फॉर्म होंगे। सो ये इसका राइट आंसर था सी ऑप्शन। देन ग्रिटीनेस, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शंस की वीडियो में कि अगर आपका कॉय टर्म आ जाए, ये भी स्क्लेरेनकाइमा है, कोकोनट हस्क का ही दूसरा नाम होता है। लाइव क्लास में भी डिस्कस हो चुका है बच्चा ये, ठीक है। इसके अलावा ग्रिटीनेस दरदरापन, फ्रूट पल्प, जहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है सपोटा यानी चीकू, इसके साथ आपका पियर, इसके साथ आपका गुआवा। तो ये आपके कुछ फ्रूट्स हैं जहाँ पर आप उसका पल्प जब खाते हो, फ्रूट को जब खाते हो तो दरदरापन आता है, दानेदार होता है। तो वो ग्रिटीनेस आपका किसकी वजह से है, वो आपका स्क्लेरेट्स की वजह से होते हैं, और स्क्लेरेट इज अ काइंड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, स्क्लेरेनकाइमा। तो ग्रिटीनेस स्क्लेरेनकाइमा की वजह से, ओके, राइट ऑप्शन सी होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेंथ आपका था जेनेटिक मटेरियल इंक्रीजेस ट्वाइस द पेरेंट सेल इफ सेल फेल्स टू डिवाइड। देखो आपका कोई सेल है वो डिवाइड होने वाला होता है तो उससे पहले उसका डीएनए, उसका साइटोप्लाज्म और उसकी ऑर्गेनली सब सारे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। क्यों बच्चा, क्योंकि यहाँ पर जब सेल डिवाइड होगा तो पेरेंट सेल जो है वो आधा आधा जाता है डॉटर सेल में, और डीएनए जो है अगर ऐसा होता कि डीएनए की डबलिंग ना होती तो ये डीएनए तो रिड्यूस होता जाता। मान लो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है पेरेंट में, तो यहाँ डॉटर में तो 23 जाते, फिर ये तो एबनॉर्मल इंडिविजुअल होते, और हर जनरेशन में क्रोमोसोम कम होते जाएंगे तो एक टाइम के बाद तो ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, डीएनए ही खत्म। तो यहाँ पर कभी भी कोई सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उस टाइम पर उसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज हुआ होगा ट्वाइस द पेरेंट सेल इफ सेल फेल्स टू डिवाइड। अगर वो आपका सेल डिवाइड होने में फेल हो गया, यानी कि वो डिवाइड होने वाला था और वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर वो फेल हो जाता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल से दुगना होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, जब कोई सेल डिवाइड होने वाला हो उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, और अगर वो फेल हो गया है तो और उस आप सेल को देख रहे हो वो डिवाइड नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो यहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल आपको डबल मिलेगा, ठीक है। तो डिवाइड होने से पहले, डिवाइड होने से जस्ट बिफोर इसका जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनली क्या होते हैं, डबल होते हैं, ओके। So this is all about your questions of mock test. नेक्स्ट हम आपके कुछ और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस इन योर लाइव क्लास। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ओके। थैंक यू।